स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल का जो पार्ट हमारा बचा था पिछली क्लास में उसका पार्ट करवाने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं उत्तर वैदिक काल शुरू करूँगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अगर इससे पहले आप वीडियो बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कितने वेद हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला ऋग्वेद है, इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? जो मतलब इसको पढ़ता है, मतलब जो करता है उसको होत्र बोलते हैं। और संबंधित मतलब किससे संबंधित है ऋग्वेद? तो देवताओं की स्तुति से। स्तुति मतलब वंदना हो गया। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। इसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय या कौशिकी। आगे है सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं और इसमें संगीत का वर्णन है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहा जाता है। आगे हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्वु बोला जाता है और ये संबंधित है कर्मकांड से। आगे है इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ या तैतरीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब पूछता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है और किससे संबंधित है और इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। आगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। और ये औषधियों से संबंधित है और इसमें जादू टोना इन सब के बारे में बताया गया अथर्ववेद में। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ये बहुत पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। आगे है 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था है और ये किसमें दिया गया है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है कि 4 वर्ण है। आगे है ये ऋग्वेद काल वैदिक काल में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने व संपत्ति अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब जो स्त्रियां होती थी उनको राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी और संपत्ति में अधिकार नहीं प्राप्त था। और हमारा हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसमें स्त्रियों की दशा अच्छी थी इसके मुकाबले। आगे है पुनर्विवाह भी प्रचलित था। मतलब जो हमारा वैदिक काल है या वैदिक काल है उसमें पुनर्विवाह भी होते थे। आगे है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। मतलब जो हमारा अथर्ववेद है इसमें सभा और समिति 2 हैं तो उनको प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। और सभा का मतलब है वृद्ध या श्रेष्ठ जनों की संस्था, सभा को बोला जाता है। और समिति मतलब जो समान जनता की प्रतिनिधि सभा थी, समान जनता जो आम लोग जो सभा आयोजित करते थे उसको हम लोग समिति बोलते थे। और जो वृद्ध और श्रेष्ठ जन जैसे आदि लोग करते थे तो उसको हम लोग सभा बोलते थे। और समान लोग जो काम करते थे, जो बैठक करते थे उसको हम लोग समिति बोलते थे। और इसका सभापति जो समिति थी उसका सभापति होता था ईशान। आगे है विदत जो था आर्यों की सर्वाधिक प्राचीनतम सभा थी। मतलब जो विदत था हमारा वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीनतम सभा थी। और जिसको हम लोग जिस सभा को जनसभा बोलते थे। मतलब जब ये सभा आयोजित होती थी उसको जनसभा बोला जाता था। आगे है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कहती थी पितृ सप्तात्मक। मतलब जो पिता होता था वही परिवार का मुखिया होता था। हड़प्पा की सभ्यता की बात करें तो उसमें माता ही परिवार की मुखिया होती थी। और इसमें वैदिक काल की बात करें तो पिता होता था इसका मुखिया। आगे इसका पेय पदार्थ की बात करें तो सोमरस जो वैदिक काल का पेय पदार्थ है। आगे है समाज की सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग कुल बोलते थे या परिवार बोलते थे। और इसका मुखिया होता था कुलपति या गृहपति। आगे है गाय के लिए ऋग्वैदिक काल में एक शब्द का यूज किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि अगन्या किसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है? तो गाय के लिए। अगन्या मतलब होता है ना मारने योग्य, मतलब गाय को लोग पूजते थे इसलिए अगन्या शब्द का यूज किया गया है ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल के वैद्य को क्या बोलते थे? भीषज बोलते थे, भीषज। आगे अरण्य जी किसको बोलते थे? जो जंगल की देवी थी उसको अरण्य जी बोलते थे ऋग्वैदिक काल में। आगे है इस काल में जो हमारी दास प्रथा वो भी प्रचलित थी। मतलब इसमें दास भी होते थे। मतलब वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मतलब इसमें दास प्रथा भी प्रचलित थी। जो शूद्र होते थे वो दास वाला काम करते थे।
आगे है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका समय पीरियड है 1000 BC से लेकर 600 BC। मतलब जो ऋग वैदिक काल था उसके समय क्षेत्र को ब्रह्मावत देश कहा जाता था, और ऋग वैदिक काल जो था क्षेत्र था सरस्वती व घग्गर नदियों के मध्य था। ऋग वैदिक का क्षेत्र था सरस्वती और घग्गर नदियों के मध्य का क्षेत्र। और जो ब्रह्मर्षि देश उत्तर वैदिक काल जो गया, उसके बाद दिल्ली के आसपास का कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र भी इसमें समा गया। और जो गंगा यमुना का उत्तरी क्षेत्र था, मतलब जो गंगा यमुना का दोआब होता है, दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे हमारी एक ये नदी है गंगा और ये यमुना है, जो इसके बीच के क्षेत्र है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। आगे है हमारा मध्य देश। मध्य देश जो था हमारा हिमालय पर्वत, मतलब हिमालय पर्वत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र। विंध्य पर्वत मतलब मध्य प्रदेश पर, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। तो वहां तक था, वहां तक पहुंच गया, मध्य देश बन गया। उसके बाद जो आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था, मध्य का पूछा जाए क्वेश्चन में, आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो मध्य देश जो आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र बना आगे चल के। उत्तर वैदिक काल ही है ये, मतलब पहले जो ब्रह्मावत था वो ऋग वैदिक काल के अंदर था। उसके बाद जो ये बढ़ा ब्रह्मर्षि देश, और उसके बाद मध्य देश, और उसके बाद आर्यवत, ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। जो आर्यवत का क्षेत्र है वो बिहार के आसपास का क्षेत्र है, मतलब जो बिहार के आसपास का और उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है वो हमारा आर्यवत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे हमारा इस सभ्यता का मुख्य केंद्र पंजाब से बढ़कर, मतलब जो वैदिक काल का क्षेत्र था वो पंजाब तक सीमित था। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र में आ गया। मतलब पहले जो था ऋग वैदिक काल का क्षेत्र था वो पंजाब तक था, और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश था, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो ये कुरुक्षेत्र तक बढ़ गया। मतलब कुरुक्षेत्र आज का जो दिल्ली के आसपास का इलाका है उसको हम लोग कुरुक्षेत्र बोलते थे पहले, तो वहां तक ये उत्तर वैदिक काल पहुंच गया। आगे हमारा आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा सदा नीरा नदी तक थी। मतलब जो आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी जो घग्गर नदी, जो आज हरियाणा के आसपास जो बहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गंडक नदी के आसपास। गंडक मतलब उत्तर प्रदेश में बहती है नदी, तो सदा नीरा जिसको पहले हम लोग जानते थे, उस नदी के आसपास का क्षेत्र था पूर्वी सीमा। आगे है अंग व मगध का क्षेत्र आर्य संस्कृति से बाहर था। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो कौन सा था, अंग व मगध। ये दोनों क्षेत्र जो थे उत्तर वैदिक काल से बाहर थे, तो ये आर्य संस्कृति के से बाहर का क्षेत्र था, अंग व मगध का क्षेत्र। आगे है अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है पीसीएस की परीक्षाओं में, तो पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा जाता था, तो व्रात्य कहा जाता था। आगे है शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा व रेवा नदी का उल्लेख है। पूछा जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में सदा नीरा व रेवा नदी का उल्लेख है, तो हमारा सदा नीरा को गंडक बोलते हैं हम लोग, तो ये हमारा शतपथ ब्राह्मण में। आगे हमारा जबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। मतलब जो जबलोपनिषद है हमारा, उसमें 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है, जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक था, और गृहस्थ जो था 25 से 50 के बीच, और वानप्रस्थ जो था 50 से 75 आयु वर्ग के बीच। मतलब जो भारत की इस समय औसत आयु है वो लगभग 69 वर्ष है। अगर इसको देखा जाए इस हिसाब से तो बहुत पीछे हम लोग। 69 वर्ष के औसत व्यक्ति भारत में जीता है, तो 69 वर्ष तक। तो वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष तक के लोग शामिल थे, और संन्यास में 75 से 100 आयु वर्ग के लोग का विवरण था। आगे हमारा उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता की बात करें, प्रजापति जिसको ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व रुद्र को हम लोग शिव भी बोलते थे। लेकिन जब ऋग वैदिक काल में तो उसमें अग्नि व इंद्र के बारे में बताया गया था, केवल अग्नि व इंद्र का ज्यादा उल्लेख किया गया था।
आगे है राजत्व के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण किस का ग्रंथ है? तो ये है हमारा ऋग्वेद का। तो राजत्व के दैवी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया था सर्वप्रथम? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? जो ऋग्वैदिक काल में हमारा था कबीले पर शासन कर, मतलब कबीले का शासन था। तो उत्तर वैदिक आते आते कबीले पर शासन करने वाला राजा जो था वो प्रदेश पर शासन करने लगा। मतलब ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन किया जाता था, तो उत्तर वैदिक आते आते जो राजा था प्रदेश पर शासन करने लगा। आगे है राष्ट्र या प्रदेश इस काल में प्रथम बार उल्लेख किया गया। मतलब राष्ट्र या प्रदेश का इस काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार उल्लेख किया गया है। छोटे छोटे जन मिलकर जनपद का रूप लेने लगे। मतलब जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर जनपद का रूप लेने लगे, जो आगे चलकर 16 महाजनपद जो हमारे हुए थे उनके बारे में बताया गया आगे चलकर। आगे है पुरु प्लस भारत, जो क्षेत्र मिलकर के आगे चलकर कुरुक्षेत्र बन गया। और जो तुर्वस और त्रिनी जो क्षेत्र था वो पांचाल मिलकर के, तुर्वस और त्रिनी मिलकर के पांचाल क्षेत्र बन गया। और जो सर्वाधिक विकसित प्रदेश हुआ, पांचाल जो था सर्वाधिक विकसित प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पांचाल हमारा। आगे है शासन का आधार क्या था? राजतंत्र। मतलब जो राजा का पुत्र था वही राजा बनेगा, मतलब राजतंत्र था। जैसे हमारे यहाँ इस समय लोकतंत्र है, उस समय राजतंत्र था। इसमें नियमित करों की स्थापना हुई और बलि जो टैक्स था वो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छाचारी, मतलब अब अगर आपकी मर्जी तो आप दीजिए वरना जरूरत नहीं देने की। तो जो बलि टैक्स था वो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छाचारी था और उत्तर वैदिक काल आते आते ये नियमित कर हो गया। मतलब इसको जरूरी है देना उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। और जो प्रमुख टैक्स थे, प्रमुख कर थे उसके उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत बलि, शुल्क या भाग, ये 3 प्रकार के टैक्स मुख्य थे। मतलब और भी बहुत सारे थे, जो प्रमुख टैक्स थे वो बलि, शुल्क और भाग था। आगे है कर के रूप में जो टैक्स लिया जाता था वो आय का 16वां भाग। मतलब जैसे आपकी आय 100 रुपए है तो आपसे 16 रुपए ले लिया जाएगा। आगे पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया। मतलब जो इस काल के पदाधिकारी थे उनको रत्नी कहा गया। आगे है आइए जानते हैं कुछ अधिकारियों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे और भी हैं लेकिन ये कई बार क्वेश्चन में आया तो मैंने इनको लिया। आगे भागधुग जो अधिकारी होता था वो कर वसूलने का काम करता था। जो आज के समय में इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो उस समय भागधुग के नाम से जाना जाता था, जो टैक्स वसूलता था। आगे है सूद जो होता था वो रथ सेना का नायक था। मतलब सेना नायक जो था वो सूद होता था। और संग्रहिता जो होता था कोषाध्यक्ष होता था। आगे स्थपति जो था सीमांत प्रदेश का प्रशासक, जो सीमांत प्रदेश था उसका प्रशासक था स्थपति। और सतपति क्या होता था? 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी। जो 100 ग्राम के समूह का अधिकारी होता था उसको हम लोग सतपति के नाम से जानते थे। दोस्तों इसमें अभी और भी आगे, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।